हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में अधिगम के बारे में पढ़ा था, जिसमें अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम अधिगम के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अधिगम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, जिसे कॉग्निटिव या नॉलेजेबल लर्निंग भी कहा जाता है। नंबर 2, क्रियात्मक अधिगम, इसे कॉग्निटिव या फंक्शनल लर्निंग कहते हैं। और नंबर 3, भावात्मक अधिगम, जिसे हम अफेक्टिव लर्निंग भी कहते हैं। ये तीनों जो लर्निंग है, ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो दी गई है ब्लूम्स महोदय ने, उनके टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञानात्मक अधिगम, जिसे ज्ञानात्मक भी कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं संज्ञान की या ज्ञानात्मक की, तो ये जो है दिस इज कनेक्टेड विद द मेंटल प्रोसेस। संज्ञानात्मक जो अधिगम है, ये हमारी मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित है, जो कि हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में वृद्धि करते हैं, हमारे ज्ञान को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो अधिगम है, मतलब जो संज्ञानात्मक अधिगम है, यह भी 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्षात्मक। जो प्रत्यक्षात्मक होता है, इसे हम परसेप्चुअल लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक इसका मतलब हुआ कंसेप्चुअल लर्निंग। और जो तीसरा है वो है सहचर्यात्मक, जिसको हम एसोसिएटिव लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या होता है, परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग को समझने से पहले हमको सबसे पहले इसके रिसेप्शन वाले पार्ट को समझना होगा। मतलब जब रिसेप्शन होता है, जब रिसीविंग होती है, तब वो परसेप्शन पर जाता है। तो ये 2 तरह से काम करता है। पहला होता है रिसेप्शन, दूसरा होता है परसेप्शन। रिसेप्शन में क्या होता है, हम सारी चीज़ें जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है जो रिसीविंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अगर हमको लर्न करना है, सीखना है, समझना है, तो हम उनको किन किन चीज़ों के थ्रू समझ सकते हैं। या तो हम उससे देखकर समझेंगे, विजुअली समझेंगे, या हम उसको सुनकर समझेंगे, या हम उसको पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले रिसीविंग करना पड़ेगी, और फिर उस रिसीविंग के बाद में हम उसको परसेप्शन वाले मोड में लेकर आएंगे। तो रिसीविंग में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को बस रिसीव करते जा रहे हैं। यहाँ पर हम उसको मीनिंगफुल नहीं बना रहे हैं, हम उसको अर्थापन या अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। हर चीज़ क्या है, रिसीव मोड पर है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा परसेप्शन। जब जैसे हमने बात करी थी कि संज्ञानात्मक अधिगम है ना, तो संज्ञान का क्या मतलब होता है, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, मतलब मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो दिमाग में क्या होता है, सारी चीज़ें हम पहले रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद में हम उसको, मतलब जो हमारा माइंड है वो क्या कर रहा है, उसको परसेप्ट कर रहा है। अब परसेप्ट कैसे होता है कि जो चीज़ जैसी है ना, उसी सेंस में लेना, उसी रूप में उसको सीखना या समझना, तब वो क्या होगा, परसेप्शन। जैसे हम कई बार क्लास में टीचर ने किसी स्टूडेंट को ऑर्डर दिया है ना, अब जैसे बोला कि खड़े हो जाइए, तो क्या होगा, सारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन जब टीचर किसी स्टूडेंट का नाम लेकर उसको ये कमांड करता है या ये ऑर्डर देता है कि तुम खड़े हो जाओ, है ना, या राहुल खड़े हो जाओ, तो राहुल नाम का जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, क्लास में खड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर राहुल ने, टीचर ने जो ऑर्डर दिया उसको सुना, ठीक है, उसको रिसीव किया, अपने कानों से सुना उसको, और उसके बाद में मेंटल प्रोसेस के थ्रू उसने उसको, उस चीज़ को परसेप्ट किया, जो ऑर्डर टीचर ने दिया था उसको परसेप्ट किया, और परसेप्ट करने के बाद में उसने टीचर के आदेशानुसार वो अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, सबसे पहले रिसेप्शन होता है, देन परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, जब हम मूर्त वस्तुओं को देख कर, छू कर या सुनकर जब हम उनको सीखते हैं, समझते हैं, मतलब प्रत्यक्षात्मक करते हैं, मतलब जब वो हमारे एक्चुअल में वो सामने होती है और हम उसको सही अर्थापन दे पा रहे हैं, तब वो हमारी परसेप्शन लर्निंग होती है। इस तरह की जो लर्निंग होती है वो सबसे ज़्यादा कब पाई जाती है, बाल्यावस्था में, है ना। तो और इसका जो संबंध है वो किससे होता है, ईदम से होता है। अब ईदम क्या होता है, ईदम जो होता है ये हमारी जन्म से, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो वो जन्म से
साथ में कुछ ना कुछ अपनी टेंडेंसी या प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है ना। तो ये जो इदम है ये वही उसकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी बेसिक टेंडेंसी होती है, जो कि उसके कहाँ पर होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, इसका जो इदम होता है बालक का, वो कहाँ पर होगा, उसके अचेतन मन में होगा। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे जो बचपन की यादें हैं उनकी, वो क्या होती है, धुंधली होती चली जाती हैं। क्यों धुंधली होती चली जाती हैं? क्योंकि जो भी, जैसे अगर हम फैमिली को छोड़ दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ दें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को छोड़ दें, तो यदि हम दूसरों की बात करें या हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें, तो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने नर्सरी KG1 किसी दूसरे स्कूल से किया, हो सकता है उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी दूसरे स्थान पर आ गया। अब जब वो दूसरे स्थान पर आया तो वहाँ पर फिर उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और वो वहाँ पर पढ़ने लगा। तो क्या हुआ, उसका जो इंटरेक्शन है पहले वाले स्कूल से छूट कर कहाँ हो गया, नए वाले स्कूल में हो गया। अब वो अपने नए टीचर्स को जानता है, अपने नए पीयर ग्रुप को जानता है। तो अब क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, तो वो जो उसकी मेमोरीज़ है, वो जो उसकी स्मृतियाँ हैं, वो कैसे होती चली जाएंगी, धुंधली होती चली जाएंगी। क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं, है ना, वो कहाँ पर, उसके अचेतन मन से, ये जो परसेप्शन लर्निंग है, ये इसका जो संबंध है, ये उसके इदम से होता है। अचेतन मन, इदम जो है अचेतन मन में पाया जाता है, और जो कि बहुत मुश्किल से रिकॉल होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को, हमारे बचपन की यादों को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हमको नहीं पता होता ना कि भाई हम किससे मिले, कहाँ मिले, है ना, कौन से अंकल से मिले, कौन सी आंटी से मिले। तो इस तरह से जब बच्चा सीखता है तो वो सीखने की कौन सी उसमें रहता है, परसेप्शन लर्निंग पर रहता है। क्योंकि वहाँ पर उसको हर चीज़ों को क्या करना है, कॉन्क्रीट लेवल पर देखना है। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त रूप में उसको देखना है। मूर्त वस्तुओं को देख कर, छू कर या सुन कर वह उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यय मतलब कि कंसेप्ट, है ना। तो ये जो लर्निंग होती है ये कैसे होती है, कंसेप्ट बेस्ड। मतलब कि यहाँ पर जैसा अपन बोलते हैं ना कि यार मेरे वो फंडे क्लियर नहीं हैं, तो ये फंडे क्या होते हैं, तो फंडे का मतलब वही होता है कि कई बार जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रोट मेमोरी जो है ना, कुछ चीज़ें कहाँ होती है, रोट मेमोरी पे होती है। तो बाल्यावस्था जो होती है वहाँ पर हमको, जैसे टेबल हुए, पहाड़े हुए, वो कैसे लर्न करने पड़ते हैं, रोट मेमोरी पे लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब उनको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। धीरे धीरे हमको बाद में वो जो हमने टेबल लर्न किए थे, है ना, उसका जब हमको कंसेप्ट, हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तब हमको क्लियर होता है। जैसे अपन देखते हैं ना कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन में उनके पास में वो ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं होती, क्योंकि उनके कंसेप्ट जो है उस टेबल को लेकर, उस मल्टीप्लिकेशंस को लेकर क्या होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रोट लर्निंग पर काम करते हैं, छोटे होते हैं, उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, वो अपरिपक्वता की अवस्था में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो कंसेप्चुअल लर्निंग पर काम नहीं कर सकते, है ना। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अब उनके क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं कि जो चीज़ उन्होंने बचपन में रटी थी, है ना, रोट मेमोरी के थ्रू जो उन्होंने काम किया था। जैसे हम बात करते हैं टेबल्स की, तो टेबल कैसे हम लर्न करते हैं, तो जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को अगर हम 1 टाइम काउंट करेंगे तो वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। एंड, है ना, फिर 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। फिर 2 3 ज़ा 6, मतलब हम 2 को 3 बार जब हम काउंट करेंगे तब वो 6 बनेगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो रोट मेमोरी से कंसेप्ट मेमोरी पर आ जाते हैं, कंसेप्ट लर्निंग पर आ जाते हैं, और वहाँ पर फिर वो क्या करते हैं, अपने लॉजिक लगाने लगते हैं। यहाँ पर आने के बाद में बच्चा क्या करता है, टेबल लर्न नहीं करता है ना, चुपके चुपके क्या करता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने उसको टेबल दिया, अब वो सीख गया है कि टेबल को कैसे क्रिएट करना है, तो वो टेबल बनाना सीख जाता है, और फटाफट से वो टेबल को लर्न किए बिना ही, और वो जोड़ जोड़ के, और वो सारी जो टेबल है वो बनाकर टीचर के सामने लेकर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि अब उसको जो है, अब वो कौन सी लर्निंग पर आ गया है, कंसेप्चुअल लर्निंग पर। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, पहले जो चीज़ें थी वो क्या थी, मूर्त रूप में थी, मतलब कॉन्क्रीट लेवल पर लर्निंग होती थी। कॉन्क्रीट मतलब कि वहाँ पर बच्चे जो चीज़ें देख रहे हैं उसी को वो समझ रहे हैं, है ना, उसी को वो याद कर पा रहे हैं, उसी को वो सीख पा रहे हैं। जो चीज़ वो देख पा रहे हैं, जो चीज़ें वो छू पा रहे हैं, जिन चीज़ों को वो सुन पा रहे हैं।
फिर कंसेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, माइंड के अंदर, है ना। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कहाँ काम करते हैं, हमारे मेंटल प्रोसेस के थ्रू हमारे माइंड के अंदर काम करते हैं। और यहाँ पर हमको एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है ना, जिसको हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन या कल्पना या तर्क वितर्क, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन पर आ जाते हैं। तो यहाँ जो उनका सीखना होता है, यहाँ पर जो उनका अधिगम होता है वो अमूर्त चिंतन के द्वारा होता है या उसके आधार पर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कई बार वो टेबल भूल जाते हैं, तो वो टेबल को बनाना सीख लेते हैं। तो ये कौन सी अब उनकी लर्निंग हो गई है, या क्या करा है उन्होंने, अब वो अमूर्त चिंतन पर आ गए हैं, है ना। जहाँ पर उनको मेंटल मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सी उनकी बढ़ जाती है, उनको थिंकिंग लेवल पर काम करना पड़ता है, उनको सोचना विचार करना ज़्यादा पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो काम करते हैं। अब ये कब होता है, जैसे ही उनका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ता है। अब मैच्योरिटी कैसे आती है, जैसे जैसे उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है ना, जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है, जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होते हैं, अब वो जैसे जैसे बड़े हो गए, है ना। मतलब पहले वो क्या थे, बाल्यावस्था में थे, बाल्यावस्था से अब वो जब किशोरावस्था में आ गए, तो किशोरावस्था में आने के बाद में जब जो उनका ईदम था वो कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, उनके ईगो में, है ना। अब ईगो का मतलब क्या होता है, अहम, है ना, मतलब मैं या स्व की भावना। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि अब जो उनका माइंड है वो क्या हो गया है, सबकॉन्शियस में आ गया है, मतलब अर्धचेतन अवस्था में आ गया है। पहले कहाँ था, वो अचेतन अवस्था में था, लेकिन अब वो कहाँ पर है, अर्धचेतन अवस्था में है। तो जो उनका ईगो है ना, जो उनका अहम है, तो जैसे कि वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि दूसरे से उनका अस्तित्व अलग है ना। तो यहाँ पर जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं या बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो यहाँ वो अपने हिसाब से अपने अनुसार काम को करना पसंद करते हैं, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को याद करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें यहाँ पर एक अहम की जो भावना है उसका विकास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहचर्यात्मक अधिगम की। ये जो लर्निंग है ये होती है एसोसिएटेड लर्निंग। एसोसिएटेड लर्निंग जो है ये हमारी जो प्रीवियस जो दो हमने लर्निंग्स पढ़ी है ना कहीं ये उस पर बेस्ड होती है। अब कैसे बेस्ड होगी, जैसे कि सबसे पहले जो विद्यार्थी है या बालक है उसने काय पे काम करा, अपने परसेप्चुअल लर्निंग पे काम करा, देन वो कंसेप्ट पर आया, है ना। तो धीरे धीरे जब हम अपने वातावरण से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो हमें कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें कई सारे नॉलेज होते हैं, और हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन एक्सपीरियंसेस को, उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं। तो जो हमने पूर्व में या पूर्व की स्थितियों में हमने जो चीज़ें सीख रखी है ना, पूर्व में सीखा हुआ, जब वर्तमान की किसी परिस्थिति से मिलता जुलता है और हमको लगता है कि यार ये जो मुझे पहले से आता है, अब मैं इस सीखे हुए का उपयोग यहाँ पे कर सकता हूँ, तो ये किस तरह की लर्निंग होगी आपकी, एसोसिएट, साहचर्यात्मक। यहाँ पर क्या हुआ है कि पुराना जो हमारा सीखा हुआ है या जो समान परिस्थितियाँ हमारी जो बन रही है ना, तब वो जो परिस्थितियाँ हमको क्या कर रही है, पुराना जो सीखा हुआ है वो हमें नवीन ज्ञान को, नए ज्ञान को ग्रहण करने में, नए ज्ञान से हमको कनेक्ट करने में वो हमारी हेल्प कर रही है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, साहचर्यात्मक अधिगम, है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे कि थॉर्नडाइक ने जो भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग करा था, है ना, तो उसने क्या करा था कि जो खाने की प्लेट थी वो बिल्ली के सामने रखी थी। फॉर सपोज अगर वो प्लेट किसी टेबल के ऊपर रखी हुई होती, तो यहाँ पर बिल्ली को क्या करने पड़ते, दो टास्क एक साथ करने पड़ते। कौन कौन से टास्क, एक तो उस पिंजरे से बाहर आना, ये उसका पहला टास्क है, और फिर दूसरा टेबल के ऊपर से उस मछली को प्राप्त करना। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, उन्हीं समान परिस्थितियों के अंदर वो दो तरह से लर्निंग कर रही है। मतलब ये जो लर्निंग है ये किसका उदाहरण है, आपका साहचर्यात्मक अधिगम का, है ना। इसके अलावा भी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे बाल्यावस्था में, बचपन में, आजकल तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो ट्राइसिकल और बाइसिकल चलाना जानते हैं, है ना। फिर अब जैसे जैसे वो जब बच्चा छोटा होता है तो वो ट्राइसिकल चलाता है, फिर थोड़ा जैसे बड़ा होता है तो बाइसिकल चलाने लगता है, लेकिन उसके आसपास क्या होते हैं, सपोर्टर होते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे वो सपोर्टर भी हट जाते हैं, वो सिंगल मतलब डबल पहिए वाली जो बाइसिकल आती है वो उस पर उसको चलाने लगता है। अब अगर उसको बाइसिकल बहुत अच्छे से आ गई है तो इन फ्यूचर वो जो साइकिल चलती है ना, उनके जैसी गाड़ियाँ वो बहुत आसानी से चला सकता है। जैसे कि आपकी पैप गाड़ी हो गई, एक्टिवा गाड़ी हो गई, जो विदाउट गियर वाली होती है, जैसे
है ना। तो उन इस तरह की गाड़ियों को चलाने में उसको क्या होगा, आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि वह पूर्व में साइकिल को सीखा हुआ है। तो अब यहाँ पर उसके लिए क्या है, परिस्थितियाँ या जो सीखने की जो चीज़ें वो क्या है, समान है ना। उसने पूर्व में साइकिल को सीख रखा है, तो वो यहाँ पर बाद में गाड़ी को आसानी से चला सकता है, बैलेंस को वो बना सकता है। उसके लिए वो नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो होती है वो होती है आपकी साहचर्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट नंबर 2 पर जो अधिगम आता है वो है आपका क्रियात्मक अधिगम, है ना। इसको हम कॉग्निटिव या फंक्शनल अधिगम भी कहते हैं, फंक्शनल लर्निंग। अब फंक्शनल लर्निंग है ना, क्रियात्मक, यहाँ मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है ना। यहाँ पर ये जो लर्निंग है ये किस तरह की होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग है ना। जो इसको हम साइकोमोटर जो लर्निंग है ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधियाँ हो रही है, शारीरिक क्रियाएं हो रही है, और उन शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से साइकोमोटर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से हम जब कोई काम सीखते हैं तो वो हमारा क्रियात्मक अधिगम होता है ना। इसके पहले जो हमने सीखा था संज्ञानात्मक, वो क्या था, हमारा मेंटल प्रोसेस। तो वहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कहाँ जा रही थी, मेंटल, है ना, मतलब मानसिक क्रियाएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमको थिंकिंग करना, सोचना, विचार करना, समझना, नॉलेज लेना, ठीक है। अब जो हमारी लर्निंग है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई है, परफॉर्मेंस पे, है ना। तो यहाँ पर हमको कैसे, मतलब कुछ ना कुछ फंक्शन करके, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके हम जब कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो वो जो लर्निंग होती है वो आपकी क्रियात्मक अधिगम कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम तैरना सीखते हैं तो तैरने के लिए पानी में उतर कर हमको क्या करना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, है ना। सिलाई सीखना तो मशीन का उपयोग होता है, मशीन को या तो पैरों से या हाथों से चलाया जाता है। फिर खाना बनाना, अब खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसमें भी हमको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, भाई आटा गूंदना, है ना, रोटी बेलना, रोटी को सेकना। तो इसमें क्या है, ये पूरी शारीरिक गतिविधियाँ जो या फिर मनोदेहिक या साइकोमोटर जिसको हम बोलते हैं वो होती है ना। ये क्या होती है, गामक गतिविधियाँ या गामक लर्निंग भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर नृत्य करना, डांस करना। अब डांस करना है तो क्या करना है, पूरी बॉडी को ही हिलाना है हमें, ठीक है। फिर संगीत सीखना है, अगर संगीत सीखना है तो कुछ ना कुछ हम इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे या गाएंगे, है ना। अगर हमें ड्राइंग करना है तो हम चित्रकारी करेंगे, चित्रकारी के लिए हमको हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या होती है, ये वाली जो लर्निंग है ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रियात्मक होता है और उसके माध्यम से जब हम अधिगम करते हैं तो यह जो अधिगम है वो क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। इसलिए इस अधिगम को क्या है, कला में निपुण जो ये जो अधिगम है ये क्या बनाता है, एकदम आर्ट वाले एरिया में बालक को परफेक्ट बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भावात्मक अधिगम की। ये है अफेक्टिव लर्निंग, अफेक्टिव डोमेन पर बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि जीवों में भावनाओं से संबंधित, है ना, जब हम अपनी फीलिंग्स के साथ में, है ना, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं या लर्न करते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, किसी किसी को रंग पसंद है ना, तो कुछ रंग याद रह जाते हैं। संकेत के माध्यम से, है ना, आकृतियाँ, लुभावनी वस्तुएं। तो ये क्या है, तो कई चीज़ें हम कैसे हैं ना, जैसे कोई चीज़ें हमको भय से याद हो जाती है ना। तो कई बार भय, कई बार हैप्पीनेस, है ना। कुछ चीज़ें हमको याद करना अच्छा लगता है ना, हम उसको क्या करते हैं, हैप्पीली हम उसको लर्न करते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है ना। या फिर कुछ संकेत के माध्यम से, है ना, जिसको हम सिग्नल लर्निंग भी बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स, तो वहाँ पर क्या होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब क्या करती है, अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है। जैसे रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है कि रुक जाओ, है ना। येलो लाइट क्या इंडिकेट करती है कि आपको आसपास देखना है, और ग्रीन लाइट क्या इंडिकेट करती है कि अब आपको चलना शुरू करना है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो हमारा लर्निंग होता है ये भावात्मक होता है। यहाँ पर भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें जब यूज़ में आती है तब वो भावनात्मक लर्निंग कहलाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिगम के भेद पर। अधिगम जो है इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है वाचिक अधिगम, दूसरा है गत्यात्मक अधिगम, और तीसरा है समस्या समाधान। अब ये जो अधिगम है ये भी कहीं ना कहीं जो अभी हमने पढ़े हैं संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक, उसी के आधार पर ही है ये। सबसे पहले हम देखते हैं वाचिक अधिगम। तो वाचिक अधिगम जो है इनका संबंध किससे होता है, शब्द, भाव या संकेत आदि के आधार पर, है ना, वाचिक।
तो वाचिक मतलब जब हम किसी चीज़ को शब्द के माध्यम से या बोल कर बता रहे हैं, भावनाओं के माध्यम से हम व्यक्त कर रहे हैं या संकेत करके जब हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से हमारा वाचिक अधिगम होगा। अगला होता है हमारा गत्यात्मक। अब ये जो गत्यात्मक है, ये वापस से हम वही जो अभी हमने बात करी थी क्रियात्मक अधिगम की, तो गत्यात्मक जो है हमारे क्रियात्मक अधिगम पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, ये भी हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, है ना, वो क्रियाएं करनी पड़ती है किसी भी काम को सीखने के लिए। फिर जो थर्ड वन है वो क्या होता है हमारा समस्या समाधान अधिगम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये वाला जो अधिगम है, ये सबसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाली जो लर्निंग होती है ना, जो किशोरावस्था के बाद में या 11 या 12 वर्ष के बाद जो वयस्क मतलब वयस्क होने एडल्टहुड के बाद तक जो चलती रहती है लर्निंग, वो कौन सी होती है, समस्या समाधान। क्योंकि यहाँ पर अब जो विद्यार्थी है, जो बालक है, उसकी जो लर्निंग है वो कैसी रहेगी, है ना, समस्याओं के आधार पर रहेगी। मतलब कि उसको क्या करना है, अपने जो उसका वातावरण है ना, उस वातावरण से, उस एनवायरनमेंट से उसको क्या करना है, प्रॉब्लम को अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि क्या उसके पास समस्या है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि प्रोजेक्ट मेथड हुई, डॉल्टन मेथड हुई, तो ये मेथड्स जो है ये किस पर काम करती है, आपके समस्या समाधान अधिगम के ऊपर। कि बच्चों को अगर हमको इस तरह से, जिसमें वो खुद कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके, है ना, इसमें सारी चीज़ें आपके आती है, इसमें आपके कंसेप्ट भी आएंगे, परसेप्शन भी आएंगे, परफॉर्मेंस भी आएंगे। ये सब चीज़ों को जब मिलाकर जब बच्चा काम करता है, तब वो कहाँ पर आ जाता है, समस्या समाधान अधिगम पर। यहाँ पर वह स्वयं क्या कर रहा है, किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद में वह उसको उसके लिए प्लानिंग बना रहा है। ठीक है, फिर प्लानिंग करने के बाद में कि भाई मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है, तो प्लानिंग बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। फिर उसके बाद में प्लानिंग को सिलेक्ट करना, योजनाओं का चयन करना कि कौन सी योजना को मैं पहले लूँ, कौन सी योजना को मैं बाद में लूँ, किसको पहले करने से मेरा काम जो है वो जल्दी इजी गोइंगली हो जाएगा, है ना। फिर अब मान लो कि अगर उसने कोई प्लानिंग सिलेक्ट कर ली है, कोई प्लान बना लिया है, कोई प्लान को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब उसको कैसे परफॉर्मेंस पर लेकर आना है, कैसे उसको ऑपरेशन करना है, कैसे उसका क्रियान्वयन करना है। ठीक है, आफ्टर दैट कैसे उसको डेटा को कलेक्ट करना है। मतलब अब जो भी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, तो उस परफॉर्मेंस के आधार पर जो भी तथ्य उसके सामने आएंगे, है ना, सूचनाएं जो रहेंगी, उन सूचनाओं को उसको एकत्रित करना पड़ेगा। फिर सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद में उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनालिसिस करने के बाद में मतलब उसको सबसे पहले कलेक्ट करना, फिर उसको मतलब वही सिंथेसाइज करना, देन उसको एनालिसिस करना, और फिर उसके आधार पर एनालिसिस करने के बाद में उसके संबंध में निष्कर्ष देना, उसका रिजल्ट बताना, उसका परिणाम बताना कि हमने जो समस्या ढूंढी थी, कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ आइडेंटिफाई हुई है और उसको कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है, क्या क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी अपनाई है, और हम उन सब चीज़ों को करने के बाद में अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, या ये हमारा इस चीज़ का परिणाम है। तो इस तरह का जब बच्चे सीखते हैं, काम करते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, समस्या समाधान अधिगम। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग होती है, जो आगे चलकर जो बड़े या वयस्क या एडल्ट जो स्टूडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो उन काम में आने वाली होती है, उन्हीं के काम में आती है ये। तो इस तरह से आज हमने लर्निंग कितने टाइप्स की होती है, कितने उसके भेद होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।